राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। विनय ने देखा कि उसकी पत्नी रुचि उसके 70 वर्षीय पिता को दवाइयां लेकर निकली, लेकिन वह विनय के सामने दवाइयों को ना करके दूसरे साइड में छुपाकर जा रही थी। विनय काफी टाइम से अपने पिता की दवाइयां देखना चाहता था, क्योंकि विनय की पत्नी अपने हाथ से खुद दवा लाकर उसके पिता को दिया करती थी। विनय सोच रहा था, इतने महीनों से मेरे पिता की दवा चल रही है, लेकिन कुछ असर क्यों नहीं हो रहा है। असल में हुआ ये था कि आज से 2 साल पहले विनय के पिता को लकवा मार गया था। तब से उन्हें कोई भी असर नहीं हो रहा था। दवाइयां सब सही समय पर चल रही थी। जिस जगह पर विनय ने अपने पिता को दिखाया था, तो डॉक्टर ने बताया था कि जल्दी ही ठीक होने की संभावना है। विजय काफी परेशान था। वह अपने पिता की दवाइयां कई बार बोलता भी, रुचि, जरा पापा की दवाइयां तो दिखाओ, क्यों सूट नहीं कर रही है। लाओ, मैं एक बार वापस से डॉक्टर को दिखाकर आऊं, कहीं दवाइयां कुछ गड़बड़ तो नहीं मिल रही है। रुचि कहती, ठीक है, मैं भी आपके साथ आऊंगी, पहले यह काम कर लेती हूँ। फिर ऐसे ऐसे ही रुचि काम के बहाने बनाकर कहीं न कहीं विनय को इस चीज से ध्यान हटवा देती थी। यही करते करते आज काफी समय हो गया था। अब विनय समझ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वह एक दिन अपनी पत्नी को बताया कि उसकी सहेली का फोन आया था। उसने बताया कि तुम उसका फोन उठाई नहीं, इसीलिए तुम्हारी सहेली ने तुम्हें बुलाया है। विनय ने सोचा कि यदि रुचि चली जाएगी तो मुझे पापा की दवाइयां और पापा से बात करने का मौका मिल जाएगा। वरना जब भी विनय पापा के कमरे में बात करने जाता, तो पीछे पीछे रुचि भी आ जाती और उसे देखकर विनय के पापा यानी 70 वर्षीय महिपाल जी अपनी आंखों से सिर्फ आंसू बहाते और कुछ बोल नहीं पाते थे। हुआ यह था कि विनय के पापा महिपाल जी अपने जमाने में एक बहुत ही कट्टर व्यक्ति हुआ करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी राममती जी के साथ जो किया, वह कभी भूलने के लायक नहीं। महिपाल जी के घर में उनकी एक बहन जिसका नाम कमली था और उनकी पत्नी रामवती जी थी। माता पिता के जाने के बाद महिपाल जी की जिम्मेदारी थी उनकी छोटी बहन। महिपाल जी ने अपनी बहन की शादी अपने ही हाथों से किया था। शादी के कुछ सालों के बाद एक कार एक्सीडेंट में कमली का पति मारा गया और वह विधवा हो गई। पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी महिपाल जी के पास, इसीलिए उन्होंने अपनी बहन के लिए एक मकान बनवा दिया और उनमें दोनों बेटियों को रखकर यही कहा कि कमली, अब तू अपनी बेटियों की परवरिश अपने मर्जी से कर। तेरे भाई के पास कोई पैसे रुपए की कमी नहीं थी। महिपाल जी की बहन कमली को उनके घर में उनके सास ससुर सताया करते थे, परेशान करते थे। यही कहते थे कि तू शादी करके आई है तो मेरे घर में अपशगुन हुआ। जब से तू आई है तो मेरे बेटे के ऊपर ग्रह नक्षत्रों का बुरा असर हुआ और मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ। जो हुआ है सब कुछ तेरी वजह से हुआ। इसीलिए महिपाल जी ने अपनी बहन की जिम्मेदारी उठा ली। हालांकि महिपाल जी ने कह दिया कि तेरी अलग फैमिली रहेगी, अपनी बच्चियों के साथ रहेगी तो तू ज्यादा खुश रहेगी। महिपाल जी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहा करते थे। महिपाल जी के पास जो भी संपत्ति थी, वह माता पिता की कमाई नहीं थी। वह सब कुछ महिपाल जी के मेहनत से कमाया हुआ था। फिर भी कमली की नजर महिपाल जी की दौलत और उनकी खुशियों पर थी। जबकि महिपाल जी ने अपनी बहन के लिए आलीशान मकान बनवाकर उनकी बेटियों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी लेकर उसे खुश रहने को कह दिया था। कमली जब भी अपने भैया भाभी के घर आती थी, तो चुपके से महिपाल जी से यही कहती, भैया भाभी बहुत खूबसूरत है, किसी की नजर ना लग जाए। महिपाल जी देखने में काले और नाक बड़ी, कद काठी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। भौहें सिकुड़ी हुई, हमेशा गुस्से वाला चेहरा दिखता था। हंसमुख तो थे ही नहीं, ऐसा लगता ही नहीं था कि कभी वह हंसे होंगे। उनकी शकल को देखकर ही कोई उनसे बात करने वाला हो
तो भी एक बार डर जाए। और वहीं रामवती जी, गोरा बदन, हंसमुख चेहरा, लंबे बाल, नए नक्श में भी बहुत सुंदर, बड़ी-बड़ी आंखें। एक बार कोई देखे कि उनके पास खड़े होके बिना बात किए ना जाए। यही देखकर कमली भाभी के ऊपर जला करती थी, क्योंकि कमली भी अपने भाई की तरह ही सांवली थी और सुंदर भी नहीं थी। उसने तो कान भरना शुरू कर दिया महिपाल जी का, भैया इस तरह से औरतों का दूसरे पुरुषों के साथ संबंध होने में देर नहीं लगती। आप जरा भाभी को पूरी संपत्ति की मालकिन बनाकर मत बैठा देना। भाभी को जब छूट मिल जाएगी तो वह आपके सिर पर चढ़ जाएगी और आपको जरा सा भी नहीं डरेगी। भैया ऐसा करना कि हमेशा भाभी को पैसे रुपए कम देना। खर्च कम दोगे तो वह आपके भरोसे रहेगी, आपके सहारे रहेगी। और जरा डरा कर रखना, अपने मुंह मत लगाना। यह बात सुनकर महिपाल जी को भी सही लगा। आखिर रामवती जी थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उन पर शक करे। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी महिपाल जी अपनी पत्नी को एक एक पैसे के लिए तरसाने लगे थे। जो भी पुराना कपड़ा कमली लाकर छोड़ जाती थी, अपनी ननद का उतारण रामवती जी पहनती। समय बीतता गया। कभी कभी रामवती जी अपने मायके में अपने भाभीियों के कपड़े और अपनी बहन से भी लाकर पहना करती थी। महिपाल जी के पास इतनी दौलत थी, लेकिन रामवती जी के लिए किसी काम की नहीं। यदि रामवती जी को अपने पति से बात भी करनी होती, तो उनकी जुबान लड़खड़ा जाती। वह डर के मारे कांपने लगती। ऐसा ही समय चलता रहा। एक दिन रामवती जी की तबीयत थोड़ी खराब हुई, तो महिपाल जी उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया खुशखबरी है, आप पिता बनने वाले हो। महिपाल जी को जरा सा भी खुशी नहीं हुई। वह घर आकर अपनी पत्नी से कहने लगे, सच बता, ये मेरा ही बच्चा है ना? रामवती जी कहने लगी, कैसी बातें आप करते हैं? आप मेरे ऊपर इतना शक क्यों करते हैं? मैं तो कभी घर से बाहर ही नहीं जाती। मेरे लिए तो आप ही मेरे भगवान हैं। उनकी बहन उनका कान भरती रही और वह बहन के इशारों पर नाचते रहे। समय गुजरा। रामवती जी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम विनय रखा गया। समय के साथ साथ विनय बड़ा होता गया। अपने पिता के व्यवहार को देखकर विनय भी पिता के साथ कभी घुल मिल नहीं पाया। जब भी घर में महिपाल जी होते, गुस्से जैसा चेहरा, भारी आवाज करके बातें करते थे, तो विनय भी पापा की आवाज सुनकर ही डर जाता और डर के मारे माँ के पास आकर चिपक जाता था। कभी महिपाल जी ने अपने बेटे से हंसकर प्यार से बातें नहीं किया। माँ के साथ जैसा व्यवहार करते थे, वैसा ही वह विनय के साथ भी। विनय को भी पैसे खर्च करने के लिए नहीं देते थे। अब तो बेटा पैदा हो गया है, तो कमली और भी अपने भाई के कान भरती। भैया, बच्चे के बहाने ही सही, लेकिन यदि ज्यादा पैसा लुटाओगी, तो आपकी पत्नी को तो मौका मिल जाएगा। बच्चे के बहाने ही ऐसा आराम करने लगेगी। फिर मैंने बताया ना, वही होगा। महिपाल जी क्रोध से भर जाते और अपनी पत्नी की खूबसूरती पर चिढ़कर कभी-कभी उसे हाथ भी उठाने लगे थे। रामवती जी सब सहन करती थी। वह अपने बेटे के साथ उसी घर में रहना चाहती थी। अपने बेटे के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। रामवती जी एक धार्मिक और सीधी सादी औरत थी। वह पति के हर जुर्म को सहन करती और पति को भगवान मानकर उनके ही घर में अपनी मौत का इंतजार करती। लेकिन वह कभी अपने पति से बहस नहीं की और न अपने पति के चौखट से बाहर कदम निकाली। इधर कमली भी अपने भाभी के ऊपर अत्याचार करती। कभी कभी तो वह सामने खड़ी होकर भाभी को पिटवाती और जब अपनी दोनों बेटियों को लेकर आती थी, तो 100 खर्चे बताती। भैया, स्कूल में इतनी फीस लग रही है, दोनों बेटियों को इतने सारे कपड़े चाहिए, यह चाहिए, जेवर चाहिए, मुझे इतने पैसों की जरूरत है। भैया, इस बार तो मुझे लगता है 50,000 रुपए लग जाएगा। महिपाल जी अपनी बहन को
उसके मुंहमागी पैसे दे दिया करते थे। इसीलिए वह पत्नी के बस में होने ही नहीं दिया अपने भाई को, ताकि उसे हमेशा अपना मतलब निकलता रहे। रामवती जी का बेटा विनय भी अब स्कूल जाने के लायक हो गया था। महिपाल जी यदि कमली की ही बात मानते तो उसे किसी सरकारी स्कूल में अब तक पढ़ने छोड़ दिए होते, लेकिन उन्हें थोड़ी अपनी समाज में डर थी। अपने बराबर के लोगों के बीच में उन्हें उठना बैठना, कहीं कोई पूछ देता कि बेटे के कौन से स्कूल में एडमिशन करवाया तो वह क्या कहते। इसीलिए वह विनय को शहर के सबसे बड़ी स्कूल में डाल दिए। विनय पढ़ने लिखने में काफी होशियार था, लेकिन सिर्फ वह स्कूल का खर्च अपने हाथों से दिया करते थे। विनय को एक बड़े ऊंचे खानदान का बेटा और पैसे वाले का पिता होने का कभी कोई गर्व या ना सुख मिला। विनय हमेशा डरा सहमा और अपनी माँ के ऊपर अत्याचार होता देखता रहता था। इसीलिए वह मन में सोचने लगा था कि मैं बड़ा होकर अपनी माँ के साथ ऐसा होते हुए रोकूंगा। बस उसका एक ही लक्ष्य रह गया था। धीरे धीरे वह बढ़ता गया और पिता के प्रति उसके मन में नफरत भी बढ़ती गई। उसने सोच रखा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा इस घर से अपनी माँ को कहीं और ले जाऊंगा। उसके मन में यही ख्याल आता। वह अपनी माँ से कहता भी, माँ चलो हम लोग कहीं और चले जाएं। लेकिन रामवती जी उसे डांट देती, बेटा ऐसा नहीं कहते, यह हमारा घर है और वह तेरे पापा हैं। कभी गलती हो जाती है तो डांट देते हैं, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। विनय सब देख रहा था और माँ की बातों से भी उसे कुछ समझ में नहीं आता। समय बीतता गया। अब विनय कॉलेज पहुंच चुका था। अब वह अपनी बुआ कमली को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जब कमली की दोनों बेटियां आती थी, महिपाल जी उनके साथ बातें करते, हंस हंस के बोलते, उन्हें अपने पास बैठाती। दोनों बच्चियां महिपाल जी को मामा जी कहकर कहती। तो विनय देखता, वह बेटा होकर भी अपने पिता से एक मीठी बातें सुनने के लिए तरस गया था कि कभी उसके पिता उसे हंसकर उससे बात करे, उसे गोद में उठाए। महिपाल जी ऐसा कभी नहीं किए। विनय का बचपन निकल गया। कॉलेज में होते हुए अब उसने एक ट्यूशन भी घर पर रख लिया था। एक आदर्श नारी होने की वजह से रामवती जी घर में आते हुए मैं ट्यूशन मास्टर का ध्यान रखती थी। कभी तो उन्हें चाय नाश्ता भी दे दिया करती थी। उस ट्यूशन मास्टर को ये सब बात पता नहीं थी कि इस घर में रामवती जी की हैसियत क्या है। वह कभी सेठानी जी कहकर उनसे बात भी कर लिया करते थे और बातों ही बातों में कभी हंस भी दिया करते थे। एक दिन कमली ने देख लिया कि भाभी किस तरह से चाय बनाकर बड़े प्यार से ट्यूशन मास्टर को दे रही है, तो वह गुस्से से गई। उसे मौका मिल गया महिपाल जी से बताने का, भैया भाभी का तो उस ट्यूशन मास्टर के साथ चक्कर चल रहा है। जब आप नहीं होते हो तो वह कितना हंस हंस के बातें करती है उसके साथ, उसे चाय नाश्ता खाना बनाकर देती है। आपसे ज्यादा तो इस ट्यूशन मास्टर का ध्यान रखा जा रहा है। महिपाल जी गुस्से से आग बबूला हो गए। मास्टर के जाने के बाद अपनी पत्नी को पकड़कर बाल घसीट घसीट कर मारने लगे। अब विनय कोई छोटा बच्चा नहीं था। वह सब समझ रहा था कि उसके पिताजी क्या कह रहे हैं। वह अपने पिताजी के पास सामने आया और माँ को छुड़ाकर बोला, खबरदार पिताजी, यदि आपने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया तो मैं माँ को लेकर यह घर छोड़कर चला जाऊंगा और आपके प्रति पुलिस केस कर दूंगा। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि आप माँ के साथ अत्याचार करते हो। महिपाल जी पहली बार अपने बेटे की ऊंची आवाज सुनकर सहम गए थे। वह उस समय पत्नी को छोड़ दिए और चुपचाप बाहर निकल गए। अब उनका बेटा जवान हो चुका था। उन्हें भी अब कुछ कुछ अपने बेटे की मोह माया लगने लगी थी, क्योंकि हर पिता को जवानी में पत्नी से ज्यादा अपने बेटे से मोह हो जाता है। और उनकी संपत्ति का मालिक भी तो अकेला इकलौता बेटा ही था। भले ही वह बहन की बेटियों का अच्छी तरह से ध्यान रखते थे,
लेकिन उनके दिल में कहीं यह जगह नहीं थी कि वह अपनी पूरी संपत्ति का वारिस अपनी बहन की लड़कियों को बनाए। वह सब कुछ अपने बेटे को ही देना चाहते थे। इसीलिए वह चुपचाप अपने बेटे की बात मान चले गए। अब उस घर में जब विनय होता था तो महिपाल जी शांत रहते थे और रामवती जी अपने बेटे से कुछ नहीं कहती थी। आने पर भी कुछ ना बताती। अब उस घर में विनय को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चला है, माहौल सब अच्छा हो गया है। अब मेरी माँ के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता। मेरे पिता मेरी उस दिन की बातों से सुधर गए हैं। समय आगे चलता गया। समय के साथ साथ इंसानों की भी स्थिति बदलती गई। कभी विनय बच्चा था तो आज वह इंजीनियरिंग कॉलेज के लास्ट ईयर में था। उसका रिजल्ट आने वाला था। घर में उसके रिजल्ट का बड़ा बेसब्री से इंतजार था। जब विनय शाम को रिजल्ट लेकर लौटा तो उसके पिता को दिखाया। पिता ने देखा बेटा उसका कॉलेज भर में सबसे आगे आया है। उनको भी बड़ी खुशी हुई। आंखों में खुशियों के आंसू तैर गए। उनका दिल कर रहा था कि दौड़कर वह विनय को गले से लगा ले, लेकिन कभी उन्होंने सामने से विनय को गले से नहीं लगाया। बचपन से विनय को यह मौका नहीं दिया, इसीलिए वह सहम कर खड़े हो गए। विनय पैर छूकर आगे निकल गया, अपनी माँ के पास गया और माँ के गले लगा। माँ, देखो तुम्हारा बेटा पूरे कॉलेज भर में प्रथम आया है। माँ सुनकर बहुत खुश हुई और पूछी, अपने पिता को रिजल्ट दिखाया? पिता के पैर छुआ। हाँ माँ। यह संस्कार जो था रामवती जी का था, वरना विनय का दिल कहाँ करता कि वह अपने पिता के पैर भी छुए। माँ, मैंने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया है। बहुत ही जल्दी यह तुम्हारा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। महिपाल जी आकर यह बात सुन लिए तो बोले, विनय बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी का ही करने दूंगा। मेरा इतना बड़ा बिजनेस देश विदेश में फैला हुआ है, किसी चीज की कमी नहीं है। कई गाड़ियां हैं, धन संपत्ति, ऐश आराम सब कुछ है। तुम चाहो तो मेरा बिजनेस संभाल लो। क्यों किसी की दूसरी कंपनी में नौकरी करोगे? विनय ने कहा, मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा, मैं अपने मन का ही करूंगा। फिर मन में सोचा कि इतनी गाड़ियां, इतनी धन संपत्ति विदेश से फैली हुई, लेकिन मेरे किस काम की? मेरी माँ तो हमेशा बुआ का उतारन, मौसी का उतारन, मामी का उतरन यही ला ला कर पहनती रही। कभी मेरे पिता ने मुझे अपने साथ अपनी कार में बिठाकर नहीं कहा कि चल बेटा, मैं तुझे अपने साथ शॉपिंग करवाने ले जा रहा हूँ, घुमाने ले जा रहा हूँ। सारा बचपन तो डर और मुसीबत में गुजर गया। आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे अपनी दौलत दिखा रहे हैं। यह सोचता हुआ वह अपने कमरे में चला गया। बहुत ही जल्दी उसे नौकरी भी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद वह आया और बोला, माँ, अब तैयार हो जाओ और तुम चलो मेरे साथ रहने, छोड़ दो यह पिता का घर। माँ ने कहा, बेटा, अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? मैं इतनी उम्र तक यह सब सहन करने के लिए इसलिए इस घर में नहीं पड़ी थी कि कल को तू बड़ा हो जाए और मैं पति का घर छोड़कर जाऊं। समाज में लोग इस उम्र में मेरी बेइज्जती करें। बेटा, मुझे पड़ा रहने दे ऐसा ही। अब मेरी बची ही कितनी जिंदगी है। विनय अपनी माँ को जबरदस्ती नहीं कर पाया। माँ ने कहा, बेटा, तू अब अपनी खुशियों से जी, जो तुझे करना है कर ले। तू अपनी मर्जी से जी, अपनी जिंदगी में खूब खुश रह। विनय एक लड़की से प्यार करता था, वह उसी से शादी करना चाहता था। यह बात वह कई दिन सोचा कि मैं अपनी माँ को बता दूं। पिता से तो उसका कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन वह अपनी माँ से कुछ कह पाता इससे पहले उसकी बुआ और उसके पिता ने चाल चल दी। एक दिन महिपाल जी ने कहा, बेटा, अब तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। मैंने तेरे लिए एक लड़की ढूंढ के रखा है। तेरी बुआ बता रही थी कि वह उसके ससुराल के उसके रिलेशन की है, और खास बात ये कि तेरे बुआ की सहेली भी है, वो उसी की बेटी है। उसका नाम रुचि है।
देखने में बहुत ही खूबसूरत है, उसी से तुझे शादी करनी है। विनय ने तुरंत कह दिया, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आपने मुझसे बिना पूछे क्यों ले लिया? मैं बुआ की पसंद की शादी क्यों करूं? मैं नहीं करूंगा। महिपाल जी, आओ देखे ना ताओ तुरंत बोल दिए, क्यों नहीं करोगे? यदि तुम अपनी बुआ की पसंद की लड़की से शादी नहीं करोगे, तो फिर सोच लेना, तुम्हारी माँ और तुम इस घर में नहीं रहोगे। तो विनय ने कहा, मैं तो रहना भी नहीं चाहता। मैं तो कब का माँ को लेके यहाँ से जाना चाहता हूँ। माँ है कि मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है। महिपाल जी ने कहा, बहुत अच्छा, मैं जल्दी से तलाक के पेपर भिजवा देता हूँ। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, कमली की बताई हुई जगह पर शादी या तुम्हारी माँ की तलाक। तुम सोच लो क्या चाहते हो। रामवती जी ने जब यह सुना, उनके पैरों तले से जमीन सरक गई। वह अकेले में बेटे को समझाने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। बेटा, तू रुचि से शादी कर ले। इस उम्र में तेरे पिता मुझे तलाक दे देंगे, मेरी कितनी बड़ी बदनामी होगी। मैं मानती हूँ कि तू मुझे धन संपत्ति की कमी नहीं देगा, सब कुछ देगा, सारे सुख देगा, लेकिन जो सुख पति के घर में मिलता है, वह सुख एक तलाकशुदा औरत को घर के बाहर नहीं मिलता। ना जाने कितने लोग ताने मारेंगे। तेरे पिता और तेरी बुआ तलाक देने की क्या क्या वजह कोर्ट में बताएंगे। मेरी इज्जत उछाली जाएगी। मैंने आज तक वैसे भी जो नहीं किया, वह मेरे ऊपर तेरी बुआ और तेरे पिता इल्जाम लगाते रहे। वह घर पर तो मैंने सब कुछ सहन लिया, लेकिन कोर्ट में यदि ऐसा कुछ हुआ तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। बहुत अपने बेटे से कहने पर विनय ने अपनी माँ की खुशी के लिए शादी के लिए हाँ कर दिया और बुआ की बताई हुई लड़की रुचि के साथ शादी कर लिया। शादी करने के 1 साल बाद ही रामवती जी की तबीयत बिगड़ती गई और साल पूरा होते ही रामवती जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। विनय अपने पिता से तो पहले ही नफरत करता था और वह रुचि से भी बात नहीं करता था। साल बीत गया है, आज तक उसने रुचि से कोई संबंध नहीं रखा। बुआ से भी नफरत करता था। वह उस घर में अकेला पड़ गया, टूट गया था, कोई उसका अपना ना था, क्योंकि बुआ और रुचि दोनों बातें किया करते थे। पिता से भी बहुत मेल जोल रहता था, क्योंकि पिता की पसंद ही थी रुचि, इसीलिए वह ससुर का भी खूब ध्यान रखती थी। उस घर में विनय अकेला पड़ गया। अब उसने माँ के जाने के बाद कह दिया था कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। माँ के लिए तो मैंने शादी किया था, माँ चली गई। अब तुम मेरा घर में रहो या मेरा घर छोड़कर चली जाओ। यदि तुम रहोगी तो यह घर छोड़कर मैं चला जाऊंगा। यह कहकर वह एक दिन अपनी मासी के पास चला गया। उसकी मासी ने उससे उदासी का कारण पूछा तो वह बताया, मौसी, तुम तो जानती हो कि आज तक उस घर में मैं माँ की वजह से रहा। अब जब तक माँ उस घर में है नहीं, माँ तो इस दुनिया से चली गई, फिर मैं उस घर में किसके सहारे रहूं, किसे अपना समझूं। अब मेरा मेरी पत्नी रुचि से भी कोई वास्ता नहीं है। विनय की मासी ने समझाना शुरू किया, बेटा, तेरे पिता ने हमेशा तेरी माँ के साथ अत्याचार किया, कभी उसे खुश नहीं रखा। वह हमेशा रोती रही, दुखी रही, फिर भी उसी घर में पड़ी रही। मारते रहे, पीटते रहे, लेकिन तेरी माँ घर छोड़कर नहीं गई। आज तू जो कर रहा है अपनी पत्नी के साथ, तेरे पिता जैसा ही है। भले ही तू अपनी पत्नी को मार नहीं रहा, उसे सब कुछ खर्च पैसे मिल रहा है, लेकिन तू भी तो उसे प्यार नहीं कर रहा, उससे बात नहीं कर रहा। एक औरत को भले ही चाहे पति की दौलत मिले या ना मिले, वह थोड़े में भी गुजारा कर लेगी, बशर्ते उसे पति का प्यार भरपूर मिलना चाहिए, पति का साथ होना चाहिए। हर सुख दुख में यदि पति हाथ पकड़कर साथ खड़ा है, तो पत्नी किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती है। विनय को यह बात बुरी लगी कि मेरी माँ के साथ भी तो वही हुआ और एक आज औरत के साथ भी मैं वही करने जा रहा हूँ।
मौसी की बात वह समझ गया। जाते जाते अपनी पत्नी के लिए एक खूबसूरत सी साड़ी गिफ्ट में ले लिया। साड़ी देते हुए उसने मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहा। अब रुचि भी अपने पति की मुस्कुराहट पाकर खुश हो गई थी। वह उस दिन सज सवर कर वह साड़ी पहनी। फिर दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होता दिखाई दिया। समय चल ही रहा था। माँ के जाने के बाद 6 महीना ही गुजरा था। अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था। विनय भी पत्नी से प्यार करने लगा था। पिताजी भी नॉर्मल हो गए थे। बुआ भी अब कम आया करती थी। लेकिन एक वह ऐसी सुबह आई जब महिपाल जी अपने बिस्तर से उठकर बाहर नहीं निकले। अरे वह मरे नहीं थे, बस उनकी तबीयत खराब हो गई थी। सुबह सुबह वह चाय नाश्ते पर नहीं आए तो विनय ने बोला, रुचि आज पापा देर तक सो रहे हैं। यह कहकर वह पापा के कमरे में गया तो देखा पापा के मुंह से झाग निकल रहा था। हाथ पैर अकड़े हुए थे, सांसें चल रही थी। वह जल्दी से अपनी कार में से पापा को हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बताया कि इनका हाथ पैर चल रहा है, सब ठीक है, लेकिन इनके सिर के ऊपर तक लकवा मार गया है। थोड़ी सी उनकी मुंह भी टेढ़ी हो गई थी, उनकी जीभ टेढ़ी हो गई थी। वह सिर्फ बोल नहीं पाएंगे, सुन पाएंगे। यही सुनकर विनय बहुत दुखी हुआ। घर ले आया, पिता की दवाइयां चलती रही। उसने अपनी पत्नी रुचि से बोला, पापा का पूरा ध्यान रखना, उन्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो। विनय ने अपने पिता को कई बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में दिखाया तो डॉक्टरों ने बताया दवाइयां चालू रखो, 6 महीने साल भर में कुछ फर्क जरूर दिखेगा। विनय उसी उम्मीद से एक बहुत बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की दवाइयां चालू करवा दिया था। रुचि अपने ससुर का पूरा ध्यान रखती थी। कमली भी अब घर में आना जाना बना रखी थी। विनय को अब पिता की बिजनेस संभालना था। इसीलिए विनय अब बहुत व्यस्त हो चुका था। उसने दूसरी जगह कंपनी की नौकरी छोड़ दिया, पिता की बिजनेस को संभालने लगा था, जिसकी वजह से उसे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। वह घर में जब भी होता अपने पिता के बारे में रुचि से पूछता, अब पापा की तबीयत में कुछ सुधार है, दवाइयां खत्म हुई कि नहीं, डॉक्टर के पास कब लेकर जाना है। रुचि कहती, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हो सकेगा तो मैं बुआ जी को बुलाकर साथ में ले जाऊंगी। अच्छा, अच्छे से पापा का ध्यान रखना, विनय यही कह देता। लेकिन जब भी वह पापा के कमरे में जाता तो रुचि पीछे पीछे कोई भी काम करती होती, काम छोड़कर विनय के पीछे पीछे आ जाती और विनय पापा के साथ बैठकर कुछ बातें करना चाहते तो उनकी आंखों में आंसू हो जाता। वह सिर्फ बहू की तरफ देखकर अपनी निगाहें हटा लेते थे। विनय कई दिनों तक तो समझा नहीं, फिर उसे लगा कि पापा आखिर बहू की तरफ देखकर रोने क्यों लगते हैं और मेरे साथ रुचि क्यों आ जाती है। जब से पापा बीमार हुए हैं मैं कभी भी अकेले में पापा से बात नहीं कर पाया। वो बोल नहीं सकते, लेकिन विनय की बातें तो सुन सकते थे, हाथों से इशारा भी कर सकते थे कि इनकी तबीयत अब कैसी है। लेकिन वह रुचि को देखकर डर और घबरा जाते थे। तो एक दिन विनय ने सोचा कि रुचि को कहीं बाहर भेज दूं, तब जाकर मुझे मौका मिलेगा। एक दिन बाहर से ही विनय ने फोन किया, रुचि तुम्हारी सहेली का एक फोन आया था। वह कह रही थी कि मेरी रुचि से बात नहीं हो रही है, वह तुम्हें अपने घर पर बुलाई है, उसके घर में कुछ प्रोग्राम है, शायद उसके पास जो नंबर है वह तुम्हारे पास नहीं होगा, शायद वह तुम्हारे पुराने नंबर में फोन कर रही होगी, तभी फोन नहीं लग रहा, और वह मुझे अभी अभी यहीं पर मिली है, तुम जल्दी से आ जाओ, उसके घर में कुछ खास प्रोग्राम है। रुचि ने जब सहेली के घर जाने का नाम सुना, उसे लगा कि शायद मेरा पुराना वाला नंबर चेंज हो गया है, तो उसमें वह फोन कर रही होगी, जिससे मेरी बात नहीं हुई। वह जल्दी से तैयार होकर बाहर चली गई
और उसका पति विनय उसे सहेली के घर पर छोड़ दिया और फिर जल्दी ही वह अपने घर आ गया। विनय घर के अंदर आते ही दरवाजा बंद किया और तुरंत पिताजी के कमरे में गया। पिताजी आज विनय को अकेला देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। विनय ने पूछा, पापा आज आप बताइए, जब रुचि आती है तो आप रोने क्यों लगते हो? आखिर आपकी दवाइयां सूट क्यों नहीं कर रही है? मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है। यह सब क्या चल रहा है? मुझे समझ में नहीं आता। पापा कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जबान खुल नहीं रही थी। तो वह इधर उधर देखा और पेन कागज लाकर दे दिया। पापा मैं आपको उठाकर सहारे से पकड़ता हूँ। क्या बात है, आप सब इसमें लिखिए। आपका हाथ तो उठ रहा है ना? महिपाल जी ने जो हो रहा था वह सब कुछ लिख दिया। विनय ने जब उस लिखे हुए पत्र को पढ़ा तो वह बिल्कुल सहम सा गया। इतना सब कुछ हो रहा मेरे घर पर और मुझे पता भी नहीं। महिपाल जी ने लिखा था, बेटा मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी तुम्हारी माँ के साथ किया, तुम्हारे साथ किया, इसमें सारी गलती मेरी नहीं है। मैं तुम्हारी बुआ के बहकावे में आ गया था। तुम्हारी बुआ हमेशा मेरे मन में शक पैदा करती थी, इसीलिए कभी मैंने तुम्हारी माँ को पत्नी होने का अच्छे से दर्जा नहीं दिया, उसे कभी खुश नहीं रखा। यह बात तो विनय को पहले से भी पता थी, लेकिन आगे जो था वह बिल्कुल चौंका देने वाला था। बेटा जब उस दिन तुम्हारे मास्टर की बात लेकर तुम्हारी माँ को मैं मार रहा था, तुम पहली बार ऊंची आवाज में बोलकर मेरे सामने आ गए थे। तो उस दिन कमली समझ गई थी कि अब बेटा जवान हो चुका है, उसके सामने माँ पर अत्याचार करना उचित नहीं। इसीलिए उसने मुझे समझाया कि अब विनय के सामने भाभी को डांटा मत करो। विनय हमेशा कौन सा घर में रहता है, इसीलिए जब तुम इस कॉलेज में या ऑफिस चले जाते थे तब मैं और तुम्हारी बुआ तुम्हारी माँ के साथ और भी कठिन अत्याचार करते थे, उसे परेशान करते, मारते पीटते। लेकिन तुम्हारी माँ थी जो तुमसे कभी नहीं कहती। शादी के बाद भी तुम्हारी पत्नी रुचि जो तुम्हारी बुआ की पसंद है, वह कोई संस्कारी लड़की नहीं है। तुम्हारी बुआ ने उसे साजिश के तहत तुमसे शादी करवाया। यह बात मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन जब वह घर में आई और तुम्हारी बुआ और वह रुचि मिलकर तुम्हारी माँ को परेशान करने लगी, मारने पीटने लगी, मैं भी सुनकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हारी माँ से मैं भी कोई प्यार नहीं करता था। मैं उन दोनों को पूरी छूट दे रखी थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब तुम्हारी बुआ और रुचि मिलकर मुझे एक रात कोई ऐसी दवाई दे दी जो मैं समझ नहीं पाया और वह खाने के साथ खा लिया। उसी रात मेरी सुबह ये हालात हो गई है। उसी वजह से मुझे लकवे जैसी बीमारी हो गई है और मैं बोल नहीं पाता। फिर कमली और रुचि दोनों मिलकर मेरी दवाइयां बदलवा दी। जो तुम डॉक्टर के पास से दवाई दे लेकर आए थे, वह दवाइयां मुझे मिल ही नहीं रही है। कोई दूसरी दवा यह रुचि मुझे लाकर दे रही। मेरी पत्नी तो एक लक्ष्मी थी, वह चरित्रवान औरत थी, और यह रुचि तुम्हारी पत्नी जिसके साथ मैंने तुम्हारा जबरदस्ती शादी करवाया, यह चरित्रहीन है। तुम्हारे जाते ही यह कहीं और चली जाती है और मैंने इसको कई बार देखा कि घर में यह किसी और को बुलाकर उसके साथ रहती है और मुझे कहती है कि खबरदार, यदि तुमने अपने बेटे से बताया तो, कभी इशारे से भी बताया तो अभी बेड में पड़ा है, फिर मैं तुम्हें बेड में रहने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारे बेटे के साथ तो वह हश्र करूंगी कि तुम देखते ही रह जाओगे। वैसे भी तुम्हारा बेटा अब ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। बेटे के मरते ही सारी संपत्ति तुम मेरे नाम कर दोगे, उसके बाद फिर तुम्हारा भी कोई काम नहीं है। तुम्हारी भी मैं इस बेड से भी छुट्टी कर दूंगी, तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। इतना कुछ पत्र में पढ़कर विनय की आंखों से आंसू बहने लगे। विनय ने सोचा, मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ हो रहा, जिस रुचि को वह भोली भाली औरत समझता था,
वह इतनी शातिर और खतरनाक निकलेगी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह जल्दी से पत्र लिया, अपने पिताजी को अपनी कार में लिया और वहां से चला गया। पिताजी को हॉस्पिटल में किया, अपनी मौसी को फोन करके बुलवाया। मौसी, देखो इतना सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। वह जल्दी से पुलिस स्टेशन भी गया और वह पत्र पुलिस स्टेशन में दिखाया, बताया कि मेरी जान को खतरा है। मेरे पापा ने खुद लिखकर बताया है। फिर विनय सारी दवाइयां जो उनके पिता की थी वह जल्दी जल्दी उठा लिया और डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर ने दवाइयां देखा तो बताया, इसमें स्लो पॉइजन है, जो कि तुम्हारे पिताजी को बहुत ही स्लो स्लो दिया जा रहा है। वह कभी भी ठीक नहीं होते, बल्कि मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। फिर विनय किचन में ढूंढना शुरू किया तो उसे एक पाउडर मिला, जिसे वह अब तक गैस का पाउडर समझता था कि यह कोई गैस का चूर्ण है। कभी कभी रुचि उसे कहती कि यह चूर्ण मैं तुम्हें दूंगी, तुमको गैस भी होने लगती है, कार चलाते हो, बाहर जाते हो, इसीलिए तुम्हारा खाना हजम नहीं होता। विनय उसे भी डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया, यह कोई गैस का चूर्ण नहीं है, यह एक जहरीला पाउडर है, जो धीरे धीरे तुम्हारी हड्डी तुम्हारे शरीर को खा रहा है। यह सुनकर विनय भी कांप उठा। डॉक्टर से सारे सबूत चेक करने के बाद पुलिस को सौंप दिया गया। अब पुलिस रुचि और कमली दोनों को गिरफ्तार कर ली थी। दोनों से टाइट से पूछने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कमली ने बताया, मेरे भाई की इतनी दौलत, तो क्या मेरा अधिकार नहीं बनता? क्या मैं ऐसे ही छोड़ दूं? मेरे लिए तो मात्र एक घर बनवाकर दे दिया और बोला उसमें जाकर रहो। अरे मुझे तो अपने भाई की संपत्ति में आधा हिस्सा चाहिए था, फिर मैं एक मकान लेकर क्यों रहूं? इसीलिए मैंने कभी भैया और भाभी रामबती को खुशी से साथ नहीं रहने दिया, कभी बेटे से भी उन्हें प्यार नहीं होने दिया। लेकिन जैसे जैसे भैया बूढ़े होते गए, अपने बेटे की तरफ झुकते गए, तो मुझे समझ में आ गया था कि अब यह पुत्र मोह में पड़कर सारी संपत्ति उसे दे देंगे। इसीलिए मैंने रुचि को मोहरा बनाया और शादी करवा दिया। फिर मैंने दोनों बाप बेटों को रास्ते से अलग करने का तरकीब निकाल लिया था। उसके बाद तो सारी संपत्ति मेरी ही थी और रुचि सब कुछ कर ही रही थी कि ना जाने कहां से यह विनय बीच में आ गया और हमारी सारी तरकीब, सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। पुलिस के सामने जब कमली ने इतना खतरनाक बयान दिया तो वहीं पर महिला पुलिस एक थप्पड़ लगाई और दोनों को लॉकअप में डाल दिया। अब विनय अपने पिता महिपाल जी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर की सही दवाइयां शुरू की, जिससे उसके पिता अब थोड़े ठीक होने लगे थे। विनय ने अपने पिता के लिए एक नौकरानी रख दिया और विनय जिस लड़की से प्यार करता था उससे शादी कर लिया और रुचि को तलाक दे दिया। रुचि और कमली दोनों अपने किए की सजा भुगत रही थी। विनय के पिता महिपाल जी ने अपने हाथों से एक दिन लिखकर बहू को बताया कि बहू, विनय से बोलो कि एक वकील बुलाकर लाए, मैं उसके नाम यह सारी संपत्ति कर दूं। पिताजी के कहने पर विनय एक दिन अच्छा वकील बुलाकर लाया। महिपाल जी लिखकर सारी बात बताते रहे और वकील समझ गए। फिर वसीयतनामा सब कुछ उन्होंने विनय के नाम कर दिया। अब सारी संपत्ति विनय के नाम थी। विनय की पत्नी महिपाल जी का मन से ध्यान रखती थी। उन्हें सही समय पर दवाइयां, खाना सब कुछ मिलने लगा था। व्हील चेयर में बैठाकर कभी कभी उन्हें बाहर बाहर के पार्क में भी घुमा दिया करती थी। उनकी सेवा के लिए दो अलग से नौकर रख दिए गए थे कि कभी एक छुट्टी पर भी जाए तो महिपाल जी अकेले ना पड़े। बाकी कामों के लिए घर पर बाई भी थी। इसीलिए महिपाल जी अब पहले से ज्यादा स्वस्थ होने लगे थे। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं से समाप्त होती है। यदि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले लाइक कर लीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।